नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं सुधेंद्र रमन। मोतिहारी में आज जहरीली शराब का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। 4 लोगों की जिंदगियां चली गई, वहीं 8 से 10 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। साथ ही 15 लोग भिन्न भिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। नीतीश कुमार ने 5 अप्रैल 2016 को पूर्णतः बिहार में शराबबंदी लागू की, लेकिन आखिर ये कैसी शराबबंदी है? हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, ये कैसी शराबबंदी है? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और ये फैसला बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के लोगों के लिए और बिहार की माताओं बहनों के कल्याण के लिए लगातार मुझे लगता है कि ये जो चीज़ जारी है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बहुत ही बहुआयामी दृष्टिकोण पर देखा गया और लिया गया ये फैसला है। और निश्चित तौर पर अगर आज बिहार की बुनियाद मजबूत हुई है तो इसमें इस फैसले का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन समय अंतराल पे आप देखेंगे कि इस प्रकार के लोग भी कभी कभी दिखाई देते हैं कि जो लोग शराब कानून को तोड़ने का काम करते हैं और शराब बेचने का काम करते हैं, वैसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई करती है और इन लोगों के तार स्पष्ट दिखाई देता है। कई बार देखा गया है कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिखाई देते हैं। मुझे ये कहते हुए कहीं से कोई गुरेज नहीं है और मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को आपके मंच के माध्यम से कि अपनी कुंठित मानसिकता को पूरा करने के लिए बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया को संरक्षित करना छोड़ दें। राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों को संरक्षित करना छोड़ दे। कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, कहीं पर भी, अररिया की घटना देखिए, किशनगंज की घटना देखिए, कटिहार की घटना देखिए, अथवा मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, मोतिहारी की घटना देखिए, अभी भी जो व्यक्ति पकड़ा गया वो किस दल से संबंधित है ये सबको दिखाई दे रहा है। पूरा प्रशासन जानता है, नहीं वही बता रहा हूं, पूरा प्रशासन जानता है, पूरा बिहार जानता है कि जो पकड़े जाने वाले लोग, उनकी तस्वीरें तेजस्वी यादव के साथ वायरल होती दिखाई देती हैं, उनकी तस्वीरें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों में दिखाई देती हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं के साथ दिखाई देती हैं। क्या थोड़ी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? थोड़ी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? आज की घटना जिस तरीके से होती है प्रशासन के सामने, जब ये लोग चुनौती देने का काम करते हैं इस प्रकार के माफिया, तो वैसे लोगों को पकड़ा जाता है, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती है। और जब हम लोग वैसे लोगों को पकड़ते हैं, जब हमारी सरकार वैसे लोगों को चिन्हित करके वैसे लोगों के घरों को बुलडोज करती है, तो बचाने के लिए कौन आता है? लेकिन सवाल तो बड़ा ये है सुमित जी कि आखिर बाद में कार्रवाई नहीं, पहले कार्रवाई क्यों नहीं? हमने देखा है कि कानून सम्मत, मैं वही बता रहा हूं, कानून सम्मत कार्रवाई होती है। जब तक कोई घटना संज्ञान में नहीं आएगी आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? शराबें तो बन रही हैं, भट्टियों में बन रही है, हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी भट्टी में शराब नहीं बन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ एक लोग अपने घरों में, घरों के अंदर इस प्रकार की चीजों को जब संचालित करते हैं तो पुलिस अपने गोपनीय शाखा के माध्यम से वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करती है। अगर यही तेजस्वी यादव का कार्यकाल होता तो खबरें मीडिया में भी नहीं आती। आप कल्पना कीजिए ना, आज हमारी सरकार है, चीजें मीडिया में आती हैं क्योंकि वैसे लोगों को पकड़ा जाता है, पकड़े जाने पर चीजें मीडिया में आती हैं। आज काफी दिनों के बाद इस प्रकार की एक घटना घटी जो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पकड़ा जाने वाला व्यक्ति किस पार्टी से संलग्न रहे, किस पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता है, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। पुलिस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस बार बार यही अगर कानून मैं बताता हूं, कानून नीतीश कुमार ने कहा भी था कि हम इसकी निगरानी करेंगे, पेट्रोलिंग होगी, और साथ ही साथ ड्रोन से भी पेट्रोलिंग की बात चली थी। देखिए, जीरो टॉलरेंस हमारी नीति है, राज्य को समृद्ध बनाना हमारी नीति है, राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापित करना हमारी नीति है, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को संवर्धित करना हमारी नीति है। ड्रोन से भी इस प्रकार की चीजों को जो लोग संरक्षित करते हैं अपराधियों को, क्योंकि घरों में लोग अमूमन बनाते हैं तो पुलिस किसी के घर में नहीं जा सकती। लोग नहीं बनाते हैं, बिहार की आम जनता नहीं बनाती है।
विपक्ष के द्वारा पोषित, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पोषित लोग बनाते नहीं, राजद तो कह आम रही है जनता ना नहीं कि लिस्ट बनाती। हमें दिखाइए। मैं तो वही बता, तेजस्वी यादव की तस्वीर दिखाई देती है वैसे लोगों के साथ, वैसे लोगों को मना कर दे तेजस्वी यादव की उनके कार्यालय में ना है, वैसे लोगों को तेजस्वी जी मना कर दें कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों में वैसे लोग दिखाई ना दे। प्रधानमंत्री जी की, वही मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देने वाला व्यक्ति इनके मंच पे चढ़ जाता है, महिलाओं को अपमानित करने वाला लोग इनके मंच पे होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लेकर के घूमते हैं, और उसके बाद सबूत हम दें। लेकिन आपको लगता है कि क्या शराब की समीक्षा होनी चाहिए? मैं वही बोल रहा शराबबंदी हूं, की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये लगता है कि एनडीए के द्वारा लिया गया डिसीजन, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया डिसीजन एक बिहार के लिए एक नजीर पेश करने वाला डिसीजन है, और मुझे इस बात पर गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवर्धित करने के लिए, हमारी एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का डिसीजन लिया है। मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ये बड़े नेता हैं, उन्होंने जो कहा है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जो हमारी नीतियां हैं वो नीतियां डेवलपमेंट की नीति है। राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग आगे बढ़े, राज्य में हेवी इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, राज्य के एमएसएमई सेक्टर में महिलाओं को रोजगार मिले, महिला उद्यमी योजना के तहत राज्य की महिलाएं संवर्धित हो, परिवार की नींव मजबूत हो, और सीमांचल की बात कर लीजिए, चाहे मिथिलांचल की बात कर लीजिए, चाहे सारण की बात कर लीजिए, चाहे चंपारण की बात कर लीजिए, सभी क्षेत्रों के लोग, उनकी आर्थिक स्थिति ये डेवलप हो। शराब माफिया को पोषित करने का काम सदैव तेजस्वी यादव और उनके लोगों ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, दक्षिण भारत का शराब माफिया, बिहार में एक पार्टी बीच में चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, दक्षिण भारत का शराब माफिया छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से पोषित कर रहा था, शराब की दुकानें खुलवाने के लिए, शराब के ठेके खुलवाने के लिए, और उन्हीं पार्टियों के माध्यम, उन्हीं शराब माफियाओं के माध्यम से यहां चुनाव लड़ने के लिए इन लोगों को पैसा मिला, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे जनसुराज हो। सुपौल में नजारा दिखा कि मेले में खुलेआम शराब बिक रही थी, पुलिस प्रशासन, देखिए जानबूझकर कई बार फीडेड एजेंडा जिसको बोलते हैं ना, फिटेड एजेंडा, मतलब सरकार को बदनाम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर फिटेड लेकिन एजेंडा। यही वो तेजस्वी हैं, उन लोगों ने भी तो शपथ लिया था, साथ में कहा था कि शराबबंदी के हम पक्षधर हैं, शराब पूर्णतः बिहार में बंद हो। आखिर ऐसा क्यों? लालू परिवार के बारे में आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बात कर रहे हैं, जनता के लिए जो कहा वो कभी किया ही नहीं। लालू जी बहुत ही चालाक नेता थे, उन्होंने अपने, एक कहावत है कि अंधों में काना राजा, जब जानबूझकर उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया ताकि पूरे बिहार में मैसेज जाए उनके कार्यकर्ताओं के बीच में कि शिक्षा से कुछ नहीं होता, और जब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो आप भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओ। और अंधों में काना राजा कहावत जो है वो सिद्ध हो सके, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है। आप शिक्षित हैं इसलिए आप खुद से सवाल करते हैं, और शिक्षित व्यक्ति ही सवाल कर सकता है, और लोगों के हाथ से कलम छीनने का काम इन लोगों ने किया। बिहार की जनता ने इन लोगों को हाशिए पे खड़ा कर दिया। आज 25 सीटों पे निपट गए हैं। जब ये बयान देते हैं तेजस्वी यादव, शराबबंदी पर बयान देते हैं और किसी शराब माफिया के बारे में बयान देते हैं, तो पहले बताना चाहिए ना, अपने लोगों से तो एक बार पूछ लेते, अपने सलाहकारों से, कि जिस पर बयान देते हैं वो लोग किस पार्टी के सदस्य हैं। और ये भी शिक्षा जो है सवाल खड़े करती है। सुमित शशांक जी ने कहा कि सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका जवाब भी सरकार दे रही है, लेकिन अभी जवाब बहुत और भी देने हैं, क्योंकि सिर्फ शराब ही नहीं, गैस की भी किल्लत है, और इस गैस की किल्लत से पूरे बिहार में कैसा त्राहिमाम मचा है वो आम नहीं, जनता बिल्कुल नहीं। मैं वही बताता हूं आपको, कहीं कोई त्राहिमाम नहीं मचा है। ये राहुल गांधी के घर में त्राहिमाम मचा होगा, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। ये बात मैं आपको बता देता हूं। जिसके कार्यकाल में गैस सिलेंडर के लिए गोली चल जाती थी, हत्याएं हो जाती थी, जिसके कार्यकाल में, और सोनिया गांधी का बेटा विदेश में जाकर के पिकनिक मनाता था। बजट देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
मैंने बीच में इसीलिए आपको टोका। बजट देश और दुनिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। बजट के समय जो विदेश में जाकर के मीटिंग करता हो, बजट के समय में जो चीन में जाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सेटिंग गेटिंग में लगा रहता हो, जो बजट के समय में वियतनाम घूम रहा हो, जो बजट के समय में इटली में पिकनिक मनाता हो, वैसे आदमी को संवेदनशील मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रही है, सिलेंडर मैं तो वही बता रहा हूं कि छात्रों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एक प्रदर्शन विपक्ष को और भी करना चाहिए। अपने मानसिक तौर पर दिवालियेपन के शिकार राहुल गांधी को अपने नेता के तौर पर से हटाने का, क्योंकि जब तक मानसिक तौर पर दिवालिये राहुल गांधी जी उनके नेता रहेंगे, इसी प्रकार के दिवालियेपन वाले मुद्दों पर वो बात करेंगे। मैं वही के दर्शक आपको देख रहे हैं, एनबीसी क्योंकि जिनको दिक्कत होगी, मैं निश्चित तौर पर सबके लिए नंबर मैं वही बता रहा करूंगा और निश्चित कहूंगा कि सुमित शशांक पार्टी से हैं। मैं तो वही बता रहा हूं। प्रशासन ने शासन ने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि अगर किसी को भी कहीं कोई समस्या हो, फोन कहते उठाते ही नहीं, शिकायत कीजिए। फोन नहीं उठा है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग भी इस प्रकार की बात करते हैं, राहुल गांधी का फोन किसी ने नहीं उठाया होगा। हो सकता है उनको इतना सीरियस नहीं लिया जाता हो, देश की जनता उनको सीरियस नहीं लेती है। सीरियस लेती तो जगह पे होते, सीरियस नहीं लेती है। विदेश की जनता उनको सीरियस लेती है, जॉन सोरस उनको ज्यादा सीरियस लेते हैं, इसीलिए विभाजनकारी शक्तियों के बीच में वो ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की डिस्ट्रक्टिव मानसिकता के कारण इन लोगों को तो मोदी फोबिया हो गया है, बीमारी है कि दुनिया में स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज, भारत में तो नहीं है, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज मिडिल ईस्ट में है। सऊदी अरब, कतर, ईरान, इराक, सीरिया, अमेरिका, इजराइल, इन सब के बीच जो युद्ध चल रहा है, ओमान, इन सब के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसकी जिम्मेदार मोदी जी हैं क्या? ये राहुल गांधी जी, मोदी जी वही तो चिंता तो जाहिर की, वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, वही मैं पूछ रहा हूं, चिंता क्यों नहीं? अपने देश के लिए चिंता नहीं होगी तो किसके लिए चिंता होगी? हम तो आज भी चिंता करते हैं अपने देश के लोगों की, चिंता करते हैं तभी तो देश ने हमें बैठा के रखा है। विपक्ष तो कह रहा है कि जैसे कोरोना में थाली बजवाया था, इस बार भी थाली बजवा देश ने पिकनिक मनाने के लिए तो नहीं रखा है ना हमें, देश ने हमें चिंता करने के लिए रखा है। हम बेटे हैं देश के, तो हम चिंता करते हैं। जो देश के बेटे नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं पंडित चाणक्य की बातों पर विश्वास करूं या राहुल गांधी जी की माता पे विश्वास करूं। पंडित चाणक्य ने कहा कि विदेशी स्त्री के कोख से जन्मा हुआ जो पुत्र है, उसको राज्य की सत्ता नहीं दी जाती है चलाने के लिए, क्योंकि उसको यहाँ की मूल भावना पता नहीं होती है, यहाँ के लोगों का दुख दर्द तकलीफ समझ में नहीं आता है। केरल में जाके बिहार को पुअर स्टेट बोलिएगा और बिहार के लोगों को पता नहीं चलेगा। हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांगने की बात करने वालों को आप सेकुलर बताते हैं, ये राहुल गांधी बता रहे थे, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन देश दुनिया में कर रहे हैं, वही ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश में रहने वाले, बंगाल में रहने वाले लोगों को और बंगाल से बाहर किया जा रहा है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। मैं वही पूछ रहा हूँ, SIR के माध्यम से हमने कहा कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। जो भी देश का नागरिक नहीं है वो देश में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सबसे पहला सवाल, जो देश का अगर नागरिक है तो उसके पास कोई तो पहचान पत्र होगा, वो बताए कि उसके पिताजी का नाम क्या था, उसके पिताजी के पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, कोई तो पहचान पत्र देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई पहचान पत्र नहीं देता है और वो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बाहर से आया हुआ है, वो भाग करके, बांग्लादेश से भाग करके आया हुआ है, वैसे व्यक्ति को कैसे संरक्षण दे सकते हैं? वैसे व्यक्ति को कैसे आधार कार्ड बना के दे सकते हैं? लेकिन ममता बनर्जी ने तो साफ कहा है कि मेरी जान को खतरा है। जिस तरह से सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार लगातार टारगेट कर रही है। ममता बनर्जी के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति को खतरा है, लेकिन ममता बनर्जी को खतरा नहीं है। खून पीने वाला स्वरूप ममता बनर्जी का बन चुका है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं को इज्जत को तार तार किया जाता है, पश्चिम बंगाल में 5 किलो अनाज के लिए TMC के गुंडे महिलाओं का जिस तरीके से बलात्कार कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में TMC के गुंडे एक मकान बनाने से लेकर एक दुकान बनाने तक, एक रोजी रोजगार के साधन तक, स्टेशन और प्लेटफॉर्म पे सामान बेचने वालों तक से ले भी लेते हैं। और वो कौन है? वो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है। वो पश्चिम बंगाल के लोग नहीं है। पश्चिम बंगाल की आम जनता
जो सीधी साधी है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन में जिसका योगदान रहा है। पश्चिम बंगाल के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसने पश्चिम बंगाल से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। वो आदिशक्ति मां जगदम्बा की पूजा करता है। जब उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाएगा तो आवाज तो उठाएंगे, लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद वैसे लोगों को चुन चुन करके उनकी हत्या करने का काम टीएमसी के गुंडे अपराधी करते हैं ममता बनर्जी के संरक्षण में। और सबसे आखिरी सवाल ये होगा, चूंकि लगातार गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं बंगाल, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बंगाल में क्या स्थिति भाजपा की बनी? देखिए, विगत जितने भी चुनाव हुए उसमें आप देखिएगा कि वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत अभी बंगाल में 38% पिछले चुनाव में था, जो कि मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छे बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिला राष्ट्रपति को अपमानित किया गया, उनके प्रोटोकॉल में जिस तरीके से बड़ी चूक हुई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरीके से महिलाओं को अपमानित करती हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरीके से किसी भी घटना के बाद, आप कल्पना कीजिए कि कोई भी घटना होती है और वहां पे अगर एक वर्ग विशेष से संबंधित अगर वो मुद्दा है, तो निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री केवल एक वर्ग विशेष को सहानुभूति दिखाई देती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए बात नहीं करती। मैं वही बता रहा हूँ ना, रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जो भगोड़े रोहिंग्या मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भी नहीं है। चलिए, तो देखिए, ये थे सुमित शशांक, जिन्होंने बड़ी ही संजीदगी से पूरे सवालों का जवाब दिया है। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है, गैस सिलेंडर की भी बड़ी मार है। हालांकि ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कोई मार नहीं है, ईज़िली वो सबको मिल रहा है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार बंगाल में बदलाव होगा और इस बार कहीं ना कहीं भगवा वहाँ लहराएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई बंगाल में भगवा इस बार लहराएगा? क्या ममता बनर्जी के 15 सालों का शासनकाल खत्म होगा? दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।